नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कटहल की बागवानी करके कमाई अच्छी आय। अदरक की फसल में जरूरी कार्य को करके लें अधिक उत्पादन। कटहल न सिर्फ सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है बल्कि इसका इस्तेमाल अचार बनाने में भी होता है, जिस वजह से कटहल की मांग हमेशा ही बनी रहती है। कटहल के वृक्ष किसान अपने खेत की मेड़ों पर लगाते हैं, लेकिन यदि किसान व्यावसायिक तौर पर इसे बाग में लगाएं तो अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आप कटहल की बागवानी करते समय कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और नया बाग लगाते समय किन किन बातों का खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार झा। कटहल का लगाने का समय, पौधा लगाने का समय आ गया है। किसान भाई भली भांति जानते हैं। और कटहल जो है सो यहाँ बहुत अच्छी किस्म है कटहल का किस्म, जिसमें कि रोज सेंटेड है, दूसरा चेस 1, चेस 2, खजवा, गुलाबी, रसदार, ये सब कटहल की किस्में हैं। कटहल को किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन कटहल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूमि जल भराव वाली ना हो। इसके खेत में भूमि का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। अगर जलवायु की बात करें तो इसकी खेती शुष्क एवं शीतोष्ण दोनों जलवायु में सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय फसल का पेड़ है। इसलिए इसकी खेती के लिए शुष्क और नम दोनों प्रकार की जलवायु को काफी उपयुक्त माना गया है। कटहल की खेती करने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इससे खेत की पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर जुताई करवा दें, जिससे खेत समतल हो जाएगा। उनको गड्ढा का आकार जो है सो इसमें जो है सो 3 फीट रखना होगा। 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा, ये उसका आकार रखना होगा। और उसको जो है ये गड्ढा भी भर चुके होंगे। और हम किसान भाई समझदार हैं, वो जो है उसमें 1 किलो चूना, 1.5 किलो करंज का खल्ली, 1 किलो SSP, आधा किलो जो है सो आपको MOP, ये इससे जो है। और ऊपर का मिट्टी, कभी भी नीचे का मिट्टी नहीं डालना है, ऊपर के वही उपजाऊ होता है। ऊपर का मिट्टी से उसको गड्ढा को हम लोग भर देते हैं। और भरने के बाद जो है सो कटहल जो है, वो भी कटहल जो है बीज से होता है या कल्यायन विधि से होता है ना। कल्यायन जो बडिंग से होता है, इस तरह से हम लोग उसका पौधा लगाते हैं। ये किस्म से बीज का विधि से या कल्यायन विधि से, कल्यायन विधि ही अच्छा होगा। कल्यायन विधि से हम लोग पौधा जो है सो उस गड्ढा में हम लोग लगा देते हैं। 10 मीटर की दूरी पर में कटहल का पौधा लगाना चाहिए। एक पौधा से दूसरा पौधा के बीच की दूरी 10 मीटर और एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी भी 10 मीटर होनी चाहिए। जब गड्ढे की मिट्टी अच्छी तरह दब जाए तब उसके बीचों बीच में पौधे के पिंडी के आकार का गड्ढा बनाकर पौधा लगा दें। पौधा लगाने के बाद चारों तरफ से अच्छी तरह दबा दें और उसके चारों तरफ थल बनाकर पानी दें। यदि वर्षा न हो रही हो तो पौधों को हर तीसरे दिन 1 बाल्टी 15 लीटर पानी देने से पौधे की स्थापना अच्छी होती है।
और लगाने के बाद जो है उसको जो है सो इसमें भी यही है कि जल का जो है ये जमाव नहीं होना चाहिए। जल का जमाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग बरसात के समय में एक पानी निकास नली लगाते हैं, जिससे पूरा पानी जो है बाहर जो है सो बह जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग 3 साल का जब ये हो जाए तब हम लोग खाद की मात्रा जो है 3 साल तक हम लोग खाद की मात्रा बढ़ाते हैं और उसमें हम लोग 10 से 15 किलो जो है सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 से 1.5 किलो यूरिया, आधा किलो SSP और 400 ग्राम MOP डालते हैं। जो इसका उम्र बढ़ता है त्यों हम इसमें खाद की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। और जब ये 10 साल का हो जाता है तब इसमें हम लोग 20 से 25 किलो गोबर का खाद, 1.5 किलो यूरिया, 1 किलो SSP और 500 ग्राम पोटाश प्रति साल डालते हैं। और कल्याण विधि से जो हम लोग लगाते हैं उसमें 2 साल से 3 साल के बाद उसमें फल आना शुरू हो जाता है और कटहल में बहुत ज़्यादा फल लगता है और इसका मांग भी बाज़ार में बहुत है और ये इससे किसान भाई बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। करीब 1 एकड़ में करीब 30 से 35 हजार रुपया किसान भाई इसमें कमाते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मासूम बच्चों के साथ बढ़ रही अप्रिय घटनाओं को रोकथाम के साथ ही उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की ओर से गुड टच बैड टच अभियान चलाया जा रहा है। झुंझुनू में एक कैफे में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित की। वकीलों ने प्रतापगढ़ में कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बारां जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर शहर के तलावड़ा रोड पर निजी गार्डन के बाबजी नगर निवासी नीरज बैरवा को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के पास से अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अदरक की खेती अपने राज्य के दक्षिणी भाग में प्रमुख रूप से की जाती है और अभी उसकी फसल बुवाई के समय अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर इस समय फसल में खरपतवारों की अधिकता और हानिकारक कीट रोग फसल की बढ़वार को बाधित कर रहे हैं। इसलिए फसल में इस समय कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना बहुत जरूरी है। तो अदरक की फसल में कौन कौन से कार्य को करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल। कि इस समय जो अदरक की जो फसल लगी हुई है वह 2 स्थिति में है। एक तो करीब करीब जो है 30 से 35 दिन की अवस्था में है और दूसरा जो है वो 15 से 20 दिन की अवस्था में है। तो इस समय हमको जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि अभी लगातार पानी गिरे हैं, जिसकी वजह से हमारी अदरक की अंकुरण होने के पश्चात थोड़ी सी अब बढ़वार शुरू हो गई है। और आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा अभी खरपतवार हमको दिखाई दे रहे हैं और खरपतवार यदि है
तो जैसी हमारी बतर कंडीशन मिलती है हमारी खेत की, तो हमको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अपनी जो भौतिक विधियां हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम खुरपी से या कुदाली से या गैती से हम जो है कचड़े को, अपने खरपतवार को निकाल दें। और आप सभी जानते हैं कि अगर खेत में खरपतवार है तो ये हमारी फसल के लिए बहुत बड़ा नुकसान करता है। यह हमारी जो अदरक के लिए जो तो हमने दिए हैं पोषक तत्व, उसका भी ये ग्रहण करते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा जो अंकुरित और जो बढ़वार की स्थिति में अब आ रहा है फसल, तो ये प्रभावित होगा। खरपतवार का नियंत्रण कर लें और नियंत्रण करने के बाद हल्की मिट्टी उसमें जरूर चढ़ा दें, जिससे उसकी आगे की बढ़वार प्रभावित नहीं होगी। अदरक बरसात वाली फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा नहीं होने की परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह में अदरक की गांठ बनती है और उसका विकास होता है। इसलिए अक्टूबर नवंबर माह में खेतों के अंदर अधिक नमी होनी चाहिए। हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस समय हमने जो आधार खाद के रूप में जो पोषक तत्व दिए थे, तो उसमें हमारी नाइट्रोजन की मात्रा अभी बची हुई है, जिसको हम 2 या 3 भाग के रूप में देते हैं। तो जैसे आपकी जो है हम जो 35 से 40 दिन की अवस्था है, ये बहुत अच्छी है। तो इस समय हमको 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको इस समय अदरक में देना चाहिए, जिससे उसके आगे की वृद्धि जो है बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई जगह क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है और पानी गिरने की वजह से जहाँ पर हमारे अदरक हमने लगाए हैं वहाँ अगर जल भराव की स्थिति है तो निश्चित रूप से जल निकास की व्यवस्था आप कर लें। नहीं तो क्या है, ये अदरक जो है बहुत नाजुक फसल होती है। यदि 2 से 3 दिन या 4 दिन पानी इसमें भर गया तो ये इसकी कंद जो है गलना शुरू हो जाता है, तो हमको जो है इसमें नुकसान हो जाता है। तो आवश्यक है कि आप जल निकास की इसमें व्यवस्था आप इसमें कर लें। किसान भाइयों, अदरक की फसल में जीवाणु मसलानी रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है, बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। प्रकंद को दबाने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है और अंत में प्रकंद गल जाता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए बुआई से पहले प्रकंदों को 30 मिनट तक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 200 ppm के घोल में उच्चारित करके छायादार जगह में सुखाकर उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग से बचाव के लिए 1% बोड्रो मिश्रण या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बेड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। कि इस समय तापमान बढ़ रहा है और पौधे की बढ़वार अच्छी हो रही है, तो एक कीड़ा जो है ये बहुत परेशान करता है, जिसको हम तना बेधक के रूप में जानते हैं। इसका लार्वी जो है ये नुकसान पहुंचाता है और बढ़ते हुए जो हमारा पौधा है उसके तने के अंदर ये घुस जाता है और घुसकर इसकी जो फूड मटेरियल है, इसका जो भोज्य पदार्थ है, इसको खाने लग जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको तना बेधक का लक्षण दिख रहा है तो इसके लिए नियंत्रण करना इसका बहुत आवश्यक है। तो जहाँ जहाँ इस तरह से हमको सूखे हुए पौधे दिख रहे हैं तो पहले छिड़काव हमको वहाँ पर करना चाहिए, जिसमें डाइम्यूथेट नाम की जो कीटनाशक दवा है उसका 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी के मान से हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कि इस समय यदि हम जो लगे हुए खड़ी फसल है उसमें कीड़े एवं बीमारियों का हम अगर उपचार कर लेते हैं या पहचान कर उनका नियंत्रण कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ पोषक तत्वों का इस समय अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आगे हमारी अदरक की फसल बहुत अच्छी बढ़वार होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। 1,200 plus reporters, 66
श्री गंगानगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने हल्ला बोला। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई, जिससे आम जन लोगों को परेशानी हो रही है। टोंक की सरकारी महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। विभाग की अनदेखी के चलते छात्रों की पढ़ाई के साथ संविदा पर आवेदन करने वाले भी सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। सादुलपुर तहसील के गांव भोजाण में भारतीय सेना के जवान कर्ण सिंह की ड्यूटी के दौरान हुई मौत को लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया। परिवारजनों को सेना की ओर से आत्महत्या करने की जानकारी फोन से दी। सेंट्रल जोन इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की वार्षिक कॉन्फ्रेंस से जून जयपुर शुरू हुई है और ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में हो रहे नई तकनीक और विकास को जानने के समझने के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय हर कोई व्यक्ति रसायनों से मुक्त अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद और भोजन का सेवन करना चाहता है, क्योंकि अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादित फल, सब्जियां मनुष्य के सेहत को हानि पहुंचा सकती हैं। बाजार में मिलने वाली ज्यादातर सब्जियों और फलों में रासायनिक तत्वों की अधिकता होती है। ऐसे में हम अपने घरों के आसपास खाली पड़ी जमीन पर सब्जियों और फलों की खेती करके सेहतमंद भरपूर उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों की खेती करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ पूजा कुमारी। आज मैं आप लोगों को किचन गार्डन यानी गृह वाटिका, जिसे पोषण वाटिका भी कहा जाता है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत देश, जिसमें कि दिन प्रतिदिन जिसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों में कुपोषण की समस्या देखने को मिल रही है, जो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इस कुपोषण से बचने के लिए तथा अपने भोजन में पोषक तत्वों को शामिल करने के लिए हम अपने घर के आसपास पड़ी खाली जमीन में पोषण वाटिका या गृह वाटिका लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को बागवानी का शौक होता है, लेकिन पेड़ पौधे लगाने के लिए उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। ऐसे में उनके लिए किचन गार्डनिंग एक बेहतरीन विकल्प है। किचन गार्डन लगाकर आप ताजे फल सब्जियां तो उगा ही सकते हैं, साथ ही बाजार से जो फल सब्जियां खरीद कर लाते हैं उनके खर्च को भी कम कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास या फिर घर की छत पर किचन गार्डन कम लागत में आसानी से लगा सकते हैं। किचन गार्डन में आप मौसम के अनुसार सब्जियों को जैसे टमाटर, पालक, मूली, गाजर, मिर्च, लौकी, पालक, मेथी, गोभी, बैंगन, हरी पत्तियों के लिए धनिया भी लगा सकते हैं। इन सब्जियों के अलावा फलों में पपीता, केला, नींबू, अमरूद लगाया जा सकता है। गृह वाटिका के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसे लगाएं तो एक परिवार जिसमें कि 5 सदस्य हो, उनके लिए प्रतिदिन के हिसाब से सब्जी की उपलब्धता हो सकती है। आप अपने पोषण वाटिका में सब्जी तथा फल दोनों को लगा सकते हैं। ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन करीब 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए तथा 80 ग्राम फल का सेवन करना चाहिए। अगर सब्जियों की बात करें तो इसमें 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियां, 100 ग्राम फल वाली सब्जियां तथा 100 ग्राम जड़ या कंद वाली सब्जियां होनी चाहिए। आप अगर 5 सदस्यों के एक परिवार है तो इस आपके लिए 250 वर्ग मीटर की ज़मीन पर्याप्त होगी, जिसमें आप अपना किचन गार्डन लगा सकते हैं। इस किचन गार्डन में आप करीब 10 से 15 बेड बना लें। अगर आप अपने जो जगह है उसकी उपलब्धता के अनुसार आप इसे वर्गाकार या गोलाकार किसी भी आकृति में बना सकते हैं। इस 10 से 15 बेडों में आप विभिन्न प्रकार की 7-8 सब्जियां, जो भी मौसमी सब्जियां होती हैं, उसे लगा सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखकर, जैसे कि अगर हम क्यारियाँ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी जगह हम अपने चलने फिरने के लिए तथा निराई गुड़ाई के लिए छोड़ेंगे।
उत्तर दिशा में हम जो ऊंचे पेड़ वाली सब्जियां होती हैं वो लगाएंगे, तथा दक्षिण दिशा की तरफ हम अपेक्षाकृत जो छोटे पेड़ वाली सब्जी होती है जिनकी ऊंचाई कम हो वो लगाएंगे। किचन गार्डन आपके घर पर ताजे फल और सब्जियों को उगाने का एक शानदार तरीका है। किचन गार्डन में फल सब्जियों को लगाने के बहुत से फायदे हैं। पपीता, केला, नींबू, अमरूद की वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार के सदस्य किचन गार्डन में आवश्यकता से अधिक शाक सब्जियां पैदा कर आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। घर के चारों ओर खाली भूमि का सदुपयोग कर सकते हैं। मनपसंद की सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं। सब्जियों को खरीदने में जो खर्च हो रहा है उससे बच सकते हैं। सब्जी खरीदने के लिए कहीं पर भी जाना आना नहीं पड़ेगा। घर के व्यर्थ पानी और वेस्टेज का सदुपयोग कर सकते हैं। बाजार से खरीदकर लाई गई शाक सब्जियों की तुलना में घर पर लगाई गई शाक सब्जियां अधिक स्वादिष्ट और रसायन मुक्त होती हैं। इन सभी लाभों को देखते हुए आप भी अपने घर पर शाक सब्जियों को लगा सकते हैं और घर पर तैयार ताजा फल और सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके पास सब्जियां उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वो ऐसे किचन गार्डन लगा के सब्जियां तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगी कि अपने जो भी आसपास जगह बचा है उसमें अपने पोषण वाटिका लगाएं और इसका लाभ पाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अमलिया जिला पाली से नूतन यादव ने। यह पशुओं में परजीवियों की समस्या से परेशान हैं और इनकी रोकथाम के लिए जानकारी चाहते हैं। तो नूतन जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में एक बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। पशुपालक भाइयों, पशुओं में नियमित रूप से कृमिनाशक दवा पिलाना चाहिए। पशुओं में ये दवा घोल के रूप में भी उपलब्ध है, गोली के रूप में उपलब्ध है और इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध है। तो इसके लिए निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें और जो भी पशु अपने ज्ञापन है उसको नियमित रूप से फेनबेंडाजोल जो आती है, मेबेंडाजोल जो आती है, ऑक्सीक्लोजोनाइड, ऐसी प्रकार की दवाएं जो बाजार में उपलब्ध है, उन दवाओं के नियमित रूप से हर 6 महीने में दवा देते रहना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। परजीवी से बचाव के लिए पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और जो पशुओं में बाहर इसकी चमड़ी पे जो रोग हो जाता है, जो खाज वगैरह जो हो जाता है, उसके लिए नियमित रूप से आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन चमड़ी में लगाया जाता है। 10 ml की डोज के रूप में लगाया जाता है ये इंजेक्शन।
किसान भाइयों, ये इंजेक्शन गायों में मुख्य रूप से हर 6 महीने में लगाया जाता है। भैंसों में खाज खोरा वगैरह ये सब चीज़ें कम होती है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि पशुओं के शरीर की चमक भी बढ़ जाएगी और पशु सुंदर भी लगने लग जाएंगे और पशुओं में खान पीन भी बढ़ जाएगा। तो ये सब सुरक्षा अपन को नियमित रूप से अपनानी चाहिए और कृमिनाशक दवा नियमित रूप से देनी चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।